ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है, उसे लूप्स कहा जाता है। ओके, रिपीट्स इटसेल्फ, अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट हैज द कैपेबिलिटी टू रिपीट इटसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक प्रीडिफाइंड कंडीशंस। ओके, हमेशा याद रखना वो प्रीडिफाइंड जो कंडीशन है वो वहां पे होना चाहिए, अदरवाइज जो आपका लूप है वो इन्फिनाइट लूप में डूब जाएगा। ओके, देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उससे। सपोज मैं आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट दूं, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा चेंज मिलेगा, यहाँ पे सी आउट मिलेगा, या इससे हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं, ज्यादा बेटर होगा। जस्ट मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूं मैं, loop1.c। सपोज मैं आपको कहता हूं कि मुझे वन टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल एक प्रोग्राम लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, और उसके बाद आप लिखेंगे इंट मेन, ओके। आपको एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो आप क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ स्लैश एन हेलो, यही लिखेंगे सब लोग? यस सर। ओके, और इसके बाद अगर मैं बोलता हूं आपको कि आपको 2 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, आप क्या करेंगे? सिंपल इस लाइन को आप फिर से एक बार लिखेंगे, राइट, कि एक बार और लिख लेंगे कि सर ठीक है मैं तो 2 टाइम्स अब हेलो वर्ल्ड मैं प्रिंट करता हूं, ये हो गया आपका 2 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। मैं अगर आपको बोलता हूं आपको 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल यहां से फिर से 10 टाइम्स आप इसी लाइन को रिपीट करेंगे, राइट। आपने 4 टाइम्स हो गया, और उसके बाद ये 8 12 एंड 16, ओके, 16 टाइम। ओके, अब मैं बोलता हूं कि भाई मुझे 1000 टाइम मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो क्या आप 1000 टाइम इसे यहाँ पे हार्ड कोड लिखते जाएंगे? नो सर। इज इट पॉसिबल? नो सर। नो सर। नो सर। और आपने चलो 1000 टाइम आपने मैनेज भी कर लिया उसे लिखने का, फिर जब आप रन कर रहे हैं तब मैं बोलता हूँ कि नहीं मुझे अब 1000 नहीं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, मुझे सिर्फ 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो क्या आप वापस उस कोड में जाकर उसे एडिट करके फिर से आप रिकम्पाइल करके आप एग्जीक्यूटेबल जनरेट करेंगे क्या? ये जो पूरा रिवर्स प्रोसेस है एक तरह से, यहाँ पे ये इसे ही हार्ड कोडेड बोलते हैं कि वो जो कोड पे है वो एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करेगा। तो इसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज पे, यहाँ पे देखो रिडंडेंसी है आपकी, ये जो चीजें हैं डुप्लीकेट्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारी लाइंस है जो यूजलेस लाइंस हैं, इन्हीं को ही रिमूव करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि सेम चीज को वो कॉपी पेस्ट कर रहा है हर एक न्यू लाइन पे, ये जैसा एज इट इज लाइन है उसी लाइन को वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। एक तरह से समझोगे तो वो खुद में एक लूप तो क्रिएट कर रहा है, पर वो लूप हर एक लूप इंडिपेंडेंट है, हर एक लाइन एक इंडिपेंडेंट है। इसी को हम एक लूप पे हम इसे कवर अप कर देते हैं, और इसी को मतलब एक सर्कुलर पाथ पे हम क्या करते हैं, एक सिंगल लेते हैं, एक सिंगल प्रिंट एफ लेते हैं, और इस प्रिंट एफ को हम n टाइम्स प्रिंट करा देते हैं। उस n टाइम की प्रिंटिंग का जो एक प्रोसीजर होता है उसी को ही हम लूप बोलते हैं। क्लियर है लूप का कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया कि आपको वन टाइम प्रिंट करना है, आप आराम से प्रिंट कर सकते हैं, 10 टाइम है प्रिंट कर सकते हैं, 100 टाइम है आप लिख सकते हैं, पर कोई 1000 टाइम बोले तो 10 मिनट में लिख सकते हैं आप, ओके 10 मिनट लगेगा पर लिख सकते हैं। पर अगर कोई 10,000 बोले या 1000 बोले तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है, और इस सिचुएशन को डील करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम इज इट कॉस्ट मोर टाइम। जो प्रॉब्लम है यहाँ पे है, जो मेन प्रॉब्लम वो चलो इजी है, हम कोड लिख सकते हैं, पर वो कॉस्ट जो है उसकी टाइम की वो बहुत ज्यादा है, और सिर्फ एक ही लाइन के लिए हम उतना कॉस्ट पे करने के लिए हम रेडी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। इसी के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसे हम लूप कहते हैं। और लूप ये एक सिंपल ब्लॉक इलस्ट्रेशन है उसका लूप का, कि जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो जैसे ही एंड पे आता है वो फिर से उसे फॉरवर्ड कर देता है अपने बिगिन पे, और बिगिन से फिर वो एंड पे एक सर्कुलर पाथ क्रिएट करता है। पर ये कंट्रोल्ड सर्कुलर पाथ हो तभी आपके काम का है कोई भी लूप। जिस मोमेंट वो अनकंट्रोल्ड होता है वो आपके लिए यूजलेस हो जाता है और वो सिस्टम को क्रैश कर सकता है। हम देखेंगे कैसे लूप की वजह से आपका सिस्टम या आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है।
ठीक है, इसलिए ये बेहद सिंपल तो लगता है पर उसके साथ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और ट्रिकी है लूप। क्लियर है? क्लियर Yes, है sir. सभी को? यस सर। हर एक लूप पे ये तीन चीजें आपको हमेशा मिलेंगी। पहला काउंटर वेरिएबल मिलेगा जो उसे काउंट करेगा कि कितनी टाइम तक वो लूप कंटिन्यू हो चुका है या और कब तक कंटिन्यू होगा। सेकंड है जो जिसे हम टेस्ट कंडीशन बोलते हैं, ये उसका कंट्रोलर है, काइंड ऑफ लॉजिक जिसके बेस पे वो चलता है। ओके, एंड द थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये तीन चीजें आपको हमेशा मिलेंगी। ये दो चीजें आपको हमेशा मिलेंगी, तीसरा ऑप्शनल रहता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, ये आप चाहे तो यूज करें, आप ना चाहे तो ना यूज करें, ये ऑप्शनल है। पर हाँ, कुछ लूप के साथ ये मस्ट होता है, कुछ लूप के साथ मस्ट नहीं होता, इसलिए मैंने इसे ऑप्शनल बताया है। पर आपका काउंटर वेरिएबल और जो आपका टेस्ट कंडीशन है, ओके, कुछ लूप्स में आप काउंटर वेरिएबल को भी इग्नोर कर सकते हैं, आप सिंपल टेस्ट कंडीशन के साथ चल सकते हैं। जस्ट लाइक अपन देखेंगे आगे, जब आप व्हाइल के साथ चलते हैं या डू व्हाइल के साथ चलते हैं तो आप काउंटर वेरिएबल को भी इग्नोर कर सकते हैं। आप सिर्फ एक कंडीशन कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो या तब तक चलना है, तब जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। एक सिंपल एक सिचुएशन में बोलता हूँ, आप घर से निकलते हैं कॉलेज के लिए, तो आप तब तक बाइक चलाते रहते हैं जब तक आपका कॉलेज नहीं आता, और जैसे ही कॉलेज आता है आप स्टॉप करते हैं और अपने पार्किंग में पार्क करते हैं बाइक और अपना क्लास पे चले जाते हैं, राइट? सिमिलर काइंड ऑफ चीज होता है कि टेस्ट कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी लूप बिना टेस्ट कंडीशन के पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, पर एक स्पेसिफिक केस होता है, एक स्पेसिफिक केस होता है जिसे इनफाइनाइट लूप बोलते हैं, वहां पे ये तीनों को एब्सेंट कर दिया जाता है, इसलिए वो इनफाइनाइट लूप हो जाता है, वो खुद में बहुत टाइम तक चलते रहता है। ठीक है, अपन उसका भी यूज देखेंगे। लूप होता है a block of code that repeats itself or repeat itself on the basis of test condition. Okay, a loop is a combination of variable, decision making statement and increment or decrement operator. जो तीन चीज हम लोगों ने देखा वो यही है, एक वेरिएबल है जिसे आप काउंटर वेरिएबल बोलते हैं, एक टेस्ट कंडीशन है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी यूज होता है। ओके, टाइप्स ऑफ, जो बेसिक टाइप्स ऑफ लूप है वो दो टाइप की है। पहला है आपका एंट्री कंट्रोल लूप और सेकंड वन है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री से आप क्या समझते हैं? एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। ओके, ये दोनों चीजों का मेन जो सिंपल मीनिंग आप समझते हैं, एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है। ओके, इन दोनों के लिए मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जब आप एग्जाम दिलाने जाते हैं तो वहां पे एंट्री पॉइंट कंट्रोल होता है, यानी कि आपको उस प्रीमाइसेस पे एंटर करने से पहले आपका सारा जो भी चीजें हैं, जो भी आपका एडमिट कार्ड है, आईडी कार्ड है, वो सारी चीजें चेक की जाती है, राइट? Yes, sir. यस सर। और एग्जिट कंट्रोल का एग्जांपल है डी मार्ट। आप में से बहुत लोग डी मार्ट या कोई भी जो शॉपिंग मॉल है वहां जाते हैं तो आपको एंट्री तो इजीली मिल जाती है, आप एंटर कर सकते हैं, पर जिस टाइम आप एग्जिट करते हैं सामानों के साथ, उस टाइम आपका पूरा जो भी चेकिंग है, वो सामान को चेक करते हैं या बिलिंग विलिंग, वो सारा जो चेकिंग है वो एग्जिट के टाइम पे होता है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों उसके एग्जांपल, मतलब एक बेसिक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि चेकिंग एट एंट्री पॉइंट। जब आप आपको एंटर करने से पहले वो चेक करेगा कि क्या आप एलिजिबल हैं वहां पे एंटर करने के लिए, और नहीं है तो आपको वहीं से वो टर्मिनेट कर देगा। एग्जिट कंट्रोल दैट मींस वो आपको एंटर तो होने देगा फर्स्ट टाइम, पर जब आप एग्जिट करना चाहेंगे उस टाइम पे वो वहां पे आपको चेक करेगा। ओके, और इन्हीं दोनों के बेसिस पे हमारे पास तीन लूप के टाइप्स हैं सी में, ठीक है? और बाकी अदर लैंग्वेजेस में और भी डिफरेंट टाइप के लूप्स होते हैं, पर सी में सिर्फ तीन टाइप के लूप्स हैं। एंट्री कंट्रोल में आता है आपका फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, जहां पे एंट्री टाइम पे आपका टेस्ट कंडीशन को चेक किया जाता है, एंड एग्जिट कंट्रोल पे आता है आपका डू व्हाइल लूप। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. एंट्री कंट्रोल पे बात करते हैं हम फॉर लूप की। ये फॉर लूप का एक बेसिक सिंटेक्स है, फॉर लिखते हैं एंड देन उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन पोर्शन होता है इसका, देन टेस्ट कंडीशन पोर्शन होता है, एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पोर्शन है, और उसके बाद उसकी बॉडी है, ये फॉर की बॉडी है। ठीक है, और जैसे ही फॉर की बॉडी पे यहाँ पे कंट्रोल पहुंचता है, वो ऑटोमेटिकली उसे रीडायरेक्ट करके फॉर पे वापस ले आता है और वो यहां से फिर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है।
ठीक है, और ये सिचुएशन तब तक चलता है जब तक ये टेस्ट कंडीशन आपका ट्रू नहीं होता। ओके, और हाँ, लूप के साथ आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी जैसे ब्रेक और कंटिन्यू। इसका बेस्ट यूज जो है आप लूप के साथ देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू और लूप ब्रेक काम करते हैं। ओके, VS कोड पे वापस आते हैं अपन, और अब हम एक सिंपल लूप को क्रिएट करते हैं। क्योंकि मैंने अभी इसे ये किया था, मैं एक सिंपल लूप को क्रिएट करता हूं, फॉर लूप को। ओके, और उससे पहले मैं कुछ क्योंकि मेरे को काउंटर वेरिएबल, एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इंट आई ले लेता हूं। ओके, और इसके बाद मैं फॉर लिखा मैंने, क्योंकि मुझे फॉर लूप को क्रिएट करना है। फॉर, और उसके बाद इनिशियलाइजेशन, मुझे उसके वेरिएबल को, जो लूप वेरिएबल है उसे इनिशियलाइज किया मैंने 0 से। ओके, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 से कर सकते हैं या 0 से कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस टेस्ट कंडीशन पे। ओके, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये मेरा हो गया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हम इसे n टाइम्स करते हैं। ओके, और सबसे पहले हम n की वैल्यू 5 ले लेते हैं, n की वैल्यू हम 5 लेते हैं। ओके, कि हम 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहते हैं। अब उसके बेसिस पे, क्योंकि मेरा n की वैल्यू 5 है, मुझे 5 तक चलना है, तो मैं i की वैल्यू को चेक कराऊंगा, इज i इज लेस देन और इक्वल टू 5। ध्यान देना, यहाँ पे लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़ा है, उन सभी का जो एक तरह से एसेंस है वो यहाँ पे लूप पे आपको यूज करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, उसके बाद i प्लस प्लस। ओके, एंड आफ्टर दैट लूप की बॉडी, और क्योंकि लूप की बॉडी पे मुझे printf को रखना है, मैं वापस printf को वहां पे पेस्ट करता हूं। क्लियर हुआ सभी को कैसे मैंने एक लूप को क्रिएट किया, फॉर लूप को? यस सर। ओके, ये कितने टाइम्स प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड? 5 times. सर 6 टाइम्स। गुड, ये 6 टाइम प्रिंट करेगा। और यहीं पे बहुत सारे बच्चे जो धोखा खाते हैं वो यहीं पे खाते हैं कि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू यूज किया है। ध्यान दो, ये तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू ना हो जाए। ओके, इवन दो जब i की वैल्यू 5 रहेगी, या इसे दूसरे टर्म से बोल सकते हैं, i इज लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, ये तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू लेस देन है 5 से या इक्वल टू है 5 के। अब जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो ये 0 से, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये चलेगा 0 एंड देन 1 के लिए, देन 2 के लिए, एंड देन 3 के लिए, 4 एंड देन 5 तक चलेगा। और जब क्योंकि 5 तक चलेगा ये, तो 5 अगर 0 से 5 आप काउंट करते हैं तो टोटल काउंट आपका 6 होता है। ठीक है, इसलिए 6 टाइम्स चलेगा ये। और यहीं पे बहुत सारा मिस्टेक जो होता है आप लोगों का वो यहीं पे होता है। यहाँ पे से हम, अगर हमें 5 टाइम्स से प्रिंट करना है तो हमें इक्वल टू हटाना पड़ता है यहाँ से। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। मैं कंपाइल करता हूँ g++ एंड लूप 1.c, और ये मेरा रन, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं कि मुझे काउंटिंग भी प्रिंट करना है कि भाई कितने बार वो कौन से टाइम प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा %d देता हूँ कि ये मेरा काउंट को प्रिंट करेगा कौन से नंबर का वो हेलो वर्ल्ड है, और उस परसेंट स्पेसिफाई या फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए मुझे एक वेरिएबल देना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू को प्रिंट करेगा, और वहां पे वो i की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लूप का कॉन्सेप्ट। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है प्रोग्रामिंग। देखो यहाँ पे काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, पर क्या काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं? नो सर। हाँ, तो अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जब भी वो i की वैल्यू प्रिंट करे तो i में +1 करके प्रिंट करे। तो अब होगा क्या, जब भी i की वैल्यू प्रिंट होगी, i की वैल्यू +1 होके प्रिंट होगी, तो मुझे क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स। So we could also start the loop from 1. हाँ, वी कैन ऑल्सो स्टार्ट लूप फ्रॉम 1। गुड, वो भी कर सकते हैं, पर जैसे ही आप 1 से स्टार्ट करते हैं आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे आप इसे सिंपल 1 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे ये सिचुएशन आता है जहां पे आपको वो i+1 करके आपको प्रिंट करना पड़ता है, मैंने इसलिए उसे बताया आप लोगों को। ठीक है,
क्लियर, और मैं इसे फिर से कंपाइल कर रहा हूं और ये आपका 1 से स्टार्ट हो गया। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ये Yes, फॉर sir. लूप का कॉन्सेप्ट है जहां पे आप सिंपल 1 2 प्रिंट कर रहे हैं। अब इसी को आप और थोड़ा सा इनहेंस करते हैं इसे। ओके, मैं तीनों ओके इसे फाइल बना दो या हाँ सेकंड करते हैं। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं हम कि हम चाहते हैं कि यूजर इस पे एंटर करे कि हम यूजर का कंट्रोल देना चाहते हैं, यूजर कितने टाइम उसे प्रिंट करना चाहता है। तो इसका सिंपल एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मुझे क्योंकि यूजर का कंट्रोल चाहिए तो मुझे क्या चीज चेंज करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे। सर आई की वैल्यू को यूजर से इंपोर्ट करवाएंगे सर। यूजर Sir, your voice is lagging. Sir, your voice is lagging, Yes, sir. sir. Your voice is Sir, lagging. may you repeat again? Sir, again it's lagging, sir. So still. Hello, sir. It's still lagging, still sir. We lagging. can't understand what you are saying. Hello, sir. Sir, your voice is still lagging, sir. Okay, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है, हम इसे फिर से कहाँ तक समझे आप लोगों ने? सर आप इसे थोड़ा और एडवांस करते बोले, उसके बाद कुछ समझ नहीं आया। ओके, हम इसे एक और एडवांस करते हैं और गुड। हम यूजर का कंट्रोल हम यहाँ पे चाहते हैं कि यूजर चाहे जितने टाइम्स वो अपना प्रिंट करा ले, तो इसके लिए हमें एक और वेरिएबल यूजर, क्योंकि देखो जो कंट्रोल है इसमें इस पर्टिकुलर ये पर जो कंडीशन है वो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मुझे इसे एक ऑटोमेट करना है तो मुझे इस कांस्टेंट वैल्यू को रिप्लेस करके एक वेरिएबल वैल्यू वहां पे लानी पड़ेगी, एक वेरिएबल लाना पड़ेगा वहां पे। और उस वेरिएबल को रिमूव करने के लिए मैं एक नया वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ n, जो कि मेरा ये फिक्स करेगा कि कितने सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर। ओके, जस्ट अ मिनट बेटा। Okay, is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, हम बात कर रहे थे कि जब इसे ऑटोमेट करना है तो i इज इक्वल टू 5। यहाँ पे जो 5 है जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमें इसे वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। इसे वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक और वेरिएबल यूज करता हूँ n, जो कि ये मुझे डिसाइड करेगा कि वो कितने टाइम्स चलेगा, n टाइम्स अब ये चलेगा। अब क्योंकि ये n की वैल्यू है वो यूजर से मैं एंटर कराऊंगा एंटर अ नंबर, और यहाँ पे मैं स्कैनफ कर लूंगा उसे, या रीड कर लेंगे हम उसे।
n पे, जो भी वैल्यू यूजर एंटर करना चाहता है वो जितने टाइम उस पर्टिकुलर लूप को रिपीट करना चाहता है। अब यहाँ पे जो कंट्रोल है, क्योंकि कंट्रोल कहाँ पे है, n पे है ना, ये कितने टाइम तक चलेगा, n टाइम तक, और n को कंट्रोल कौन कर रहा है, यूजर। दैट्स व्हाई ये जो पूरा लूप है अब यूजर के कंट्रोल पे चलेगा, यूजर जितना वैल्यू देगा ये लूप उतने ही टाइम तक चलेगा। ओके, क्लियर है ये? यस सर, यस सर। मैं जस्ट एक एग्जांपल इसे देता हूं मैं, g++ एंड देन लूप 2.c एंड डॉट स्लैश। ओके, अब मैं एंटर कर रहा हूं, सबसे पहले मुझे सिर्फ इसे 2 टाइम्स रन करना है, तो मैंने 2 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया उसने। अब मैं चाहता हूं ये 10 टाइम्स मुझे प्रिंट करे, मैंने 10 टाइम्स दिया, वो 10 टाइम्स उसने प्रिंट किया। अब मैं चाहता हूं ये 1000 टाइम्स प्रिंट करे, मैंने 1000 दिया और मैंने एंटर प्रेस किया और वो 1000 टाइप्स मेरे लिए लिख दिया, 1000। इज इट कूल ना? यस सर। है ना कि भाई आपने देखो आपका प्रोग्राम एक छोटे से साइज का है और वो 1000 टाइम्स, आप मिलियन टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं। अब देखो यही चीज अगर मैं बिना लूप के करने जाऊं तो मुझे पूरे 10 मिनट या 20 मिनट या फिर मेरा पूरा प्रोग्राम फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मुझे। हो सकता है उतना लंबा प्रोग्राम है, मुझे लिखते लिखते फिर मैं बैठे रह जाऊं कि यार ये तो बड़ा टीडियस जॉब हो गया। इसलिए बोलते हैं ऑटोमेशन इज मैजिकल। यहाँ पे एक तरह से मैंने ऑटोमेट कर दिया पूरे सिस्टम को कि वो ऑटोमेटिकली अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते जाएगा। आप उसे बस दे दो कि कितने टाइम्स प्रिंट करना है। जैसे कि पहले एक कॉफी बना, जैसे कॉफी मशीन क्या करता है, आपको अगर कॉफी बनाना है तो आप एक आदमी का बनाए, 2 आदमी का बनाए। मशीन क्या करता है, आप उसे जस्ट इनपुट दे दो कि कितना कॉफी बनाना है, वो कॉफी बना के आपको दे देगा। सिमिलर टाइप काइंड ऑफ थिंग है, यहाँ पे मैंने ऑटोमेट कर दिया है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने को। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, अब इसे और हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि और इसके साथ हम क्या चीज यूज कर सकते हैं। अब सेकंड चीज आता है, अभी आप लोग जब पहले हम लोग एक टेबल का प्रोग्राम बनाए थे, राइट, कि हम जब 2 एंटर करते हैं तो 2 का टेबल देना चाहिए, 3 एंटर करते हैं तो 3 का टेबल देना चाहिए। ओके, हम वो चीज इंप्लीमेंट करके देखते हैं इसके साथ। चलते हैं लूप 3 और इसे हम एक और नाम दे देते हैं। ओके, लूप टेबल नाम देते हैं इसे। ओके, अब टेबल प्रिंट करने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। देखो कोई भी प्रोग्राम तुम लोग करो, सबसे जो पहला स्टेप होना चाहिए तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे करना है वो तुम्हें पहले समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम मेरा क्या है, प्रिंटिंग टेबल ऑफ गिवन नंबर। ओके, यहां जैसे तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करते हो, तुम्हारा आधा प्रोग्राम ऐसे ही बन जाता है, क्योंकि तुम्हें एक नंबर का प्रिंट करना है जो गिवन नंबर है। दैट मींस तुम्हें इनपुट क्या लेना पड़ेगा, एक नंबर। ओके, और जैसे कि मैं इसे एक वेरिएबल का नाम दे देता हूं नम। ओके, नम एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे जो मेरा कंडीशन है, हम टेबल कहां तक का प्रिंट करते हैं बताओ सर? 10 तक का। 10 तक। दैट मीन्स जो लूप का लिमिट होगा वो 10 होगा। यानी कि जहां मेरा ऑटोमेट हो रहा था उससे मुझे अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं इसे नम कर देता हूं क्योंकि अब मुझे n की रिक्वायरमेंट नहीं है, नम की रिक्वायरमेंट है। ओके, और जहां मेरा n था उसे मैं 10 कर देता हूं। समझ आ रहा है सभी को? अगर किसी को भी नहीं आ रहा है तो वो मुझे पूछेगा कि सर यहाँ पे ऐसा आपने क्यों किया। ठीक है, मैं इसे जस्ट ब्लैंक करता हूं अभी क्योंकि मुझे अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा, मेरा लूप का लिमिट मुझे पता चल गया कि ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 10, ये 1 to 10 चलेगा क्योंकि मेरा जो टेबल होता है वो 1 to 10 होता है। यहाँ पे अब ऑपरेशन मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा, ऑपरेशन मुझे मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ेगा। और मल्टीप्लिकेशन किसका किसका होगा, नम इनटू आई का। और मैं इसे सपोज मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आई से। मेरा जो लूप का काउंट है, लूप का काउंट क्योंकि मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ तो यहाँ पे
जब भी मैं num into i करूंगा मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये चीजें आप समझना स्टार्ट कर लेते हैं तो प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बिना इस लॉजिक के आप अगर प्रोग्राम लिखने बैठते हैं तो आपको घंटों लग जाएंगे, यकीन मानिए। ठीक है, तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो इस चीज की करनी है। और अगर एक बार आप किसी भी प्रॉब्लम को इन स्टेप्स में तोड़ लेते हैं, उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज में इसे आसानी से लिख सकते हैं। सी की नहीं, आप उसे पाइथन, जावा, C++ किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं इसे। पर अगर आप ये स्टेप्स अगर आप नहीं कर पाते तो आप किसी भी लैंग्वेज में इसे नहीं लिख सकते। ओके, अब हम उस स्टेप को फॉलो करते हैं। आई और एन हमारे पास है और नम की वैल्यू हमें यूजर दे रहा है और यहाँ पे हमने उसे सेट कर लिया है। आई स्टार्ट हो रहा है 1 से और आई चल रहा है 10 तक। ओके, 1 to 10 वो चलेगा और वो प्लस प्लस होते जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, स्लैश एन मैंने ये किया है और मैं एक एक्चुअल जो मल्टीप्लिकेशन है वैसा मैं यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी। ये तीन डिफरेंट मैंने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिए हैं। अब देखो, पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए मैं नम को ये करूंगा, या आप आई को भी ये कर सकते हैं, आई कॉमा नम कॉमा आई इनटू नम। जो मेरा पहला परसेंट स्पेसिफायर है उसके लिए वो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, सेकंड वाले के लिए वो प्रिंट करेगा नम की वैल्यू को, थर्ड वाले के लिए वो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की वैल्यू को प्रिंट करेगा। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. और ये मैं टेबल डॉट सी को मैंने कंपाइल किया और a डॉट ओयूटी। मुझे कोई भी नंबर, एक नंबर बताओ। 2 सर। 2, और इसने 2 की टेबल प्रिंट कर दी। 2 into 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड सो ऑन 20 तक। ठीक है, इसे आप 12 तक भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स आपने देखा होगा वो 12 तक होता है। तो आप इसे जितना चाहें उस पर्टिकुलर एक नंबर का आप उसका एक टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मुझे टेबल चाहिए इसका, तो वो भी टेबल आपको मिलेगा। ठीक है, एक तरह से आपने पूरा ऑटोमेट कर दिया कि टेबल एक फंक्शन आप देखिए। और आप अब जब आप लोग कैलकुलेटर बनाएंगे तो आप क्या करें, ऐसी चीज जो छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें आप फंक्शन में फिट कर दें। ओके, और उसके बाद उस पर्टिकुलर फंक्शन को या उसका एक आप हेडर फाइल बना सकते हैं और उसे फिर आप अवेलेबल कर सकते हैं अपने अदर प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, तो काफी हैंडी टूल हो सकता है आपके लिए, जो आप अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। आप कि अगर आपको किसी भी नंबर का टेबल चाहिए बस प्रेस करिए और वो आप टेबल आपके सामने है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट कि आप किसी भी नंबर का प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है वो सम ऑफ नंबर्स आता है, सम ऑफ सीरीज। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं? Yes, sir. ओके, सर क्या सर? अब सम ऑफ सीरीज। यस सर। ओके, अब जो मेरा है इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं कि मुझे उसके टेबल से मतलब नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि उसके 10 तक के टोटल सम क्या होता है। टोटल सम चाहिए मुझे, है ना, कि भाई ये 1 to, जैसे हम करते हैं 1 to 10 का काउंट है तो 1 to 10 कितना होता है, टोटल हमें सम चाहिए। ठीक है, वैसे किसी भी टेबल का सम हमें निकालना है। ओके, तो टेबल के सम को निकालने के लिए हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसे हम सम बोलेंगे। ओके, और सम को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सम एक और वेरिएबल है और सम को मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूं। ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं पहले इसे बिना इनिशियलाइज करे यूज करके दिखाता हूं, उसके बाद हम क्यों इनिशियलाइज करते हैं वो ताकि आपको क्लियर हो। ओके, अब मुझे इस टेबल को प्रिंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं चाहता हूं मुझे सम की वैल्यू मिले। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे समझना, सम प्लस आई इनटू नम। ओके, ये लाइन क्लियर हुई सभी को? यस सर। Yes, sir. बाकी लोगों को भी? Yes, sir.
Yes, sir. देखो Yes, अभी sir. टाइम है, तुम लोग पूछ सकते हो, बाद में जब नहीं रहूंगा मैं तो फिर आप नहीं पूछ पाएंगे। सर सर वहाँ पे हम लोग नॉर्मल एन क्यों नहीं लिखे, आई इंटू क्यों किए? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे सर देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम उसके टेबल का सम निकाल रहे हैं। तो टेबल का जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो आई इंटू नम होगा ना, यस सर, है ना? ठीक है, ओके। अब मैं इसे जस्ट कंपाइल करके मैं रन करता हूं और इसका एक स्पेशल चीज हम लोग देखेंगे। मुझे टेबल चाहिए 2 का और मुझे इसे सम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ओके, मैंने एक स्टेप मिस किया है। अब हाँ, अब मुझे सम चाहिए, और अगर मैं देखो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मैं सम यहाँ पे प्रिंट करूं, सम इक्वल्स टू परसेंटेज t एंड सम, ओके, इससे होगा क्या ये देखते हैं। सम को कंपाइल किया और एंटर मैं 2 करता हूं। देखो क्या 2 के टेबल का सम 32768 आता है? नो सर। No, sir. No, sir. है ना? तो देखो यहाँ पे आप एक और चीज समझते हैं कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, कंपाइलर उसे एक डिफॉल्ट या गार्बेज वैल्यू असाइन कर देता है। तो और वो गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इस वजह से जो हमारा एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो कुछ और बन जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा सम को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं ताकि वो सम की एक फिक्स्ड वैल्यू ले ले 0, और वो उस पे काम करना स्टार्ट करे, ना कि कोई भी रैंडम वैल्यू के साथ वो चले। मैंने फिर से कंपाइल किया और मैं इसे अब रन करता हूं। मैं फिर से 2 देता हूं और 2 का सम ये स्टार्ट हो जाता है 2 2। पर यहां भी देखो, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वो हर बार सम प्रिंट कर रहा है ना? सर क्योंकि क्लियर है? लूप के साथ चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो जो प्रिंट है सम, वो मैंने लूप के अंदर ले लिया है। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी आपको सम निकालना होगा तो आप हमेशा जो आपका सम का प्रिंटिंग है वो आप फाइनली लास्ट में जस्ट आउटर टू द लूप आप ये करेंगे, उसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो आपको वो 1 टाइम देगा और वो पूरा कंप्लीट देगा। ओके, मैंने इसे फिर से कंपाइल नहीं किया है, कंपाइल एंड रन। ठीक है, 110 जो पूरा 2 का टेबल का सम है 110। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ Yes, sir. सर अगर हाँ। वहाँ सम को 0 डिक्लेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? सम को जब हम 0 डिक्लेयर नहीं करते हैं तो उसकी वजह से वो एक गार्बेज वैल्यू ले लेता है सम के लिए, और वो गार्बेज वैल्यू पे ऐड करना स्टार्ट करता है। चलो मैं इसे भी एक्सप्लेन करता हूं। टाइम का बस ध्यान रखना। ओके, जब आप स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, जब ओके, इससे बेटर है एक्सप्लेन करने से अच्छा मैं आपको, ओके, हम इसे जस्ट अ मिनट, हम सबसे पहले हम इसे बिना सम इक्वल्स टू 0 के साथ चलते हैं हम। ओके, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट देना मुझे। अभी एक्चुअली 6 सेमेस्टर वालों का एग्जाम चल रहा है तो मुझे क्वेश्चन पेपर फॉरवर्ड करना है, बस 2 मिनट लगेगा। ओके, ठीक है, और इसे हम अब डीबग करते हैं ताकि हम क्लियरली देख पाए। -c sum.c,
कि वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, और रन। विजिबल है सभी को? ये सभी को विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके Yes, ओके, sir. ठीक है। इनिशियली वो ऑटोमेटिकली 21 लाइन पे आ चुका है ब्रेक पॉइंट की वजह से, और जब वो 21 पे आता है, इससे पहले आई की वैल्यू देखो, नम की वैल्यू देखो और सम की वैल्यू देखो। ठीक है, ये क्योंकि उसने डिफॉल्ट वैल्यू कोई भी एक गार्बेज वैल्यू असाइन कर दिया है उसे कंपाइलर ने। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, और पर्टिकुलर लाइन 22 लाइन के बाद में एंटर नंबर पूछता है मुझसे, और मैं नंबर एंटर करता हूँ वहां पे 2। ओके, जैसे ही मैंने 2 एंटर किया, वो नम की वैल्यू को उसने अपडेट कर दी 2 से। अब वो लूप पे आ रहा है। अब ध्यान देना, ये लूप सबसे मजेदार है। अभी मैंने फर्स्ट स्टेप उसे ओवर किया और वो आ गया 26 पे। 26 पे जैसे ही आया, देखो आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, राइट। और वो 26 पे आया है आई की वैल्यू 1 के लिए। और देखो सम की वैल्यू अभी क्या है, 32767, क्योंकि गार्बेज वैल्यू है। और वो अब गार्बेज वैल्यू पे ऐड करना स्टार्ट कर देगा। उसकी वजह से जो मेरा कैलकुलेशन है वो पूरा गलत होगा। देखो अब वो जैसे ही 26 पे आया, 26 के बाद वो 27 पे आया, और 27 के बाद वो 8 पे नहीं आया, देखो वापस वो 24 पे आ गया। दिख रहा है, जो कंट्रोल है वो रिपीट कर रहा है खुद को। अब देखना, फिर से वो 26 पे आएगा, एंड उसके बाद फिर से वो कहां चला गया, 24 पे। और आई की वैल्यू अब 2 है। ओके, और ऑटोमेटिकली उसका भी चेंज हो रहा है। देखो विजिबल है सभी को कि कैसे कंट्रोल अपडेट कर रहा है आई की वैल्यूज के लिए। और जिस मोमेंट आई की वैल्यू 10 होती है, अब देखो 10 के लिए आ गई। अब वो 10 के लिए जैसे उसने किया, 11 होते ही वो उस लूप से बाहर हो गया। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो आंसर हमें मिला है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वहां पे उसने गार्बेज वैल्यू यूज किया है। ओके, तो हम इसे वापस आते हैं, हम इसे करेक्ट करते हैं सम इक्वल्स टू 0 से। अब देखना, जब वो 21th लाइन पे आएगा, तब तक सम की वैल्यू 0 से पता चल चुकी रहेगी। मैं इसे फिर से स्टार्ट करता हूं। ओके, अभी वो इसी लाइन 19th लाइन पर ही वो वेट कर रहा है, और जैसे मैंने नेक्स्ट ये किया, सम की वैल्यू उसने 0 इनिशियलाइज कर दिया। विजिबल है सभी को? एंड देन उसके बाद उसने स्कैनफ, और स्कैनफ के लिए उसने एंटर नंबर, मैंने 2 एंटर किया। और अब नम की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू अभी भी उससे नहीं मिली है, जो यहाँ मिलेगी उसे जब वो इस लाइन को रीड करेगा। आई की वैल्यू से 1 मिली, और अभी नम की वैल्यू 2 है। सम की वैल्यू 2 हो गई है, एंड देन 2 के लिए 6 एंड देन 12। सिक्स ओके, ठीक है, क्लियर है सभी को? वो आई की वैल्यू अपडेट करते जा रहा है, और उसके बेसिस पे वो टेबल पे सम करते जा रहा है। आई की वैल्यू जैसे ही 11 होती है, वो कंट्रोल बाहर कर देता है। ठीक है, इस पे और भी प्रॉब्लम सब नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप कि लूप कैसे काम कर रहा है आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. लूप काफी चीजों को, जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है उसे आसान बनाता है और इंटरेस्टिंग भी करता है। इसमें पैटर्न प्रिंटिंग और बहुत सारी जो